तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले आज के क्लास में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। अब ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको पढ़ने के लिए हमें दो चैप्टर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरत है या बहुत ज़रूरी है, जो कि पहला वाला है आपका रिलेशन फंक्शन, जो पहला वाला चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमने क्लास 11th में पूरे डिटेल में पढ़ा था। अब इन दोनों का दिमाग में होना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये जो टॉपिक है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। लेकिन अगर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से वास्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको बनाया जा सकता है या वास्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स इस पे कवर हो सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में और बेसिक से, मतलब कॉन्सेप्ट लगा के इसको समझेंगे और आराम से करेंगे। थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से ये 2 एक्सरसाइज का है, लेकिन हम इसका टोटल 4 क्लास लेंगे, 4 से 5 क्लास लेंगे, लेकिन हम डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते थे? sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और एक cosec x, ये होता था। और क्लास 11 में हमने ये पढ़ा हुआ है कि इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ डोमेन्स होते हैं और कुछ रेंज होते हैं, जो कि क्लास 11 में हमने पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। हालांकि मैं फिर भी इसको बता दूंगा कि क्या इसका डोमेन होता है और क्या इसका रेंज होता है, ताकि जब हम ये पढ़ें तो समझ में आ जाए। अब डोमेन और रेंज, अब उस पे जाने से पहले हम थोड़ा फंक्शंस पे आ जाते हैं, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। फंक्शंस किसे बोलते हैं? अगर मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू मान लो y, अगर ये फंक्शन है, अब इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं a एंड b, मान लो a एक सेट है और b एक सेट है, अगर इस एलिमेंट में या इस सेट से अगर कोई 2 एलिमेंट हमारा बनता है, मतलब 2 एलिमेंट से अगर वो मैच करता है, देन हम उसे फंक्शन नहीं कहते। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे 2 इस सेट में A और B सेट में अगर मेरे पास 2 एलिमेंट के एक नंबर होते हैं और इधर ये मान लो फंक्शन है fx, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, इसको हमने चैप्टर 1 में बड़े डिटेल में पढ़ा है। 1-1 फंक्शन क्या होता है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे ये जो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? फंक्शंस वो एलिमेंट होते हैं जिसके डोमेन से हम एक रेंज तक हम उसे मैप कर सकें और जिसके एक वैल्यू पे x के एक वैल्यू पे y एक डिस्टिंक्ट नंबर हमें मिलता हो। और इसमें हमने 2 तरीके के फंक्शंस पढ़े हुए हैं, जो कि है एक 1-1 फंक्शन और एक है ऑन-टू फंक्शन। ठीक है, अब 1-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन-टू फंक्शन क्या होता है, मैं उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने उसको चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, फिर भी बता देता हूँ 1-1 फंक्शन क्या होता है और ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। अगर 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन अगर मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है, जैसे f of x1 इज इक्वल टू अगर f of x2 हो, तो एंड अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए, देन हम उसको क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। और ऑन-टू फंक्शन क्या होता था? ऑन-टू फंक्शन मतलब जिसके दो ऑन-टू और 1-1 फंक्शन क्या होता था? अगर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 होता है, तो देन x1 इज इक्वल टू x2, अगर ये कंडीशन होता है तो वो होता है 1-1 फंक्शन। और ऑन-टू फंक्शन क्या होता है? अगर मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है f such that
टेंड्स टू y, अगर ये x है ये y है, इसके सारे एलिमेंट का प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करता हो, क्या एग्जिस्ट करता हो, प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करता हो, देन हम उसे बोलते हैं वन ऑन टू फंक्शन। अगर कोई एक फंक्शन बोथ वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, देन हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन बोथ वन वन एंड ऑन टू दोनों हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ने के बाद हमने ये चीज सीखा था, इन्वर्टिबल ऑफ ए फंक्शन या इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब होता है, हमारा एक फंक्शन अगर मान लो f of x टेंड्स टू y, अगर ये होता है तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स ऑफ x exists if fx is, अगर fx हमारा क्या हो जाए, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए। अगर मतलब कोई भी एक फंक्शन अगर वो वन वन भी है और ऑन टू भी है, अगर ये दोनों फंक्शन है, देन हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 का थोड़ा ओवरव्यू था जो मैंने अभी बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक साइन एक्स के बारे में बात करूं, साइन एक्स भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब साइन एक्स अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन वन वन होगा या ऑन टू होगा, उसको जरा पहले चेक करना है। चलो, अब उसको चेक करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, हमें यह जानना जरूरी है कि जो फंक्शन है या जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उसके डोमेन और रेंजेस क्या क्या होंगे। अगर डोमेन और रेंजेस हमें पता होंगे, देन हम उसका वो वन वन है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, वो हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले वो टेबल लिख लो, मुझे पता है वो टेबल याद नहीं होगा, तो उसको पहले टेबल अच्छे से लिख लो, कॉपी में टेबल लिख लो एक बार, उसके बाद हम जाएंगे। साइन फंक्शन में जो डोमेन और रेंज ये लिखा जाता था, हम इसको पढ़े हुए हैं और 11th क्लास में। अगर साइन फंक्शन का डोमेन हमारा क्या होता था, हमेशा ऑल रियल नंबर्स इसका डोमेन होता था, और इसका जो रेंज होता था वो होता था क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 से लेके 1। और cos x का भी जो डोमेन होता था वो भी होता था r, और इसका जो रेंज होता था वो भी होता था -1 से लेके 1 तक। और tan x का जो रेंज होता था वो होता था r, लेकिन अब tan x हमें क्या पता है, tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, ये होता है। अब ये tan x वैलिड कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो अगर डिनोमिनेटर 0 कब होगा, cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। अगर याद करो, cos π/2 मतलब cos 90 0, cos 3π/2 0, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस x, such that x is equal to odd multiple 2n minus 1 2n plus 1 into π/2। ये उसका डोमेन हो गया, किसका, tan x का डोमेन हो गया। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल नंबर इसका रेंज होगा। ठीक है, वैसे ही cot x का क्या हो जाएगा, cot x हमें क्या पता है, cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x बाय sin x। अब हमें यहाँ पे sin x 0 नहीं होना चाहिए। sin x 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब कोसाइन 0, sin sin 2π, यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे डोमेन में क्या करेंगे, इवन मल्टीपल मतलब r माइनस x करेंगे, सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, ये उसका डोमेन हो गया। ठीक है, cot x का, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, वही रियल नंबर। और अगर cosec x या sec x पे आए, sec x का रेंज क्या हो जाएगा, sec x का रेंज, sec x क्या होता है, sec x इज इक्वल टू 1 बाय कितना होता है सुप्रिया,
cos, तो cos x यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो cos x 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल पे, है ना? तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ये होना चाहिए। और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? r माइनस ऑफ -1 ओपन इंटरवल ऑफ -1 से लेके 1 तक, ये उसका रेंज हो जाएगा। और cosec x का डोमेन क्या होगा? r माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, और इसका जो रेंज होगा वो कितना हो जाएगा? r माइनस -1 ऑफ इंटू -1, ये टेबल हमने छोटे क्लासेस में 11th क्लास में किया हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसी को यूज करके हम आगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पे चलेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम साइन के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा साइन के बारे में बात करते हैं अभी भी। अब देखो मुझे ये प्रूफ करना है कि इसका इनवर्स, मुझे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है ना चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इस फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इस फंक्शन का इनवर्स कभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जो फंक्शन है वो क्या हो? बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव हो मतलब ये 1 भी हो और ऑन टू भी हो, अगर तभी तो जाके इसका इस साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें पहले ये प्रूफ करते हैं कि ये जो साइन एक्स है क्या वो बाइजेक्टिव है या नहीं, पहले उस चीज को प्रूफ करते हैं। देखो अगर हम देखें साइन एक्स का जो डोमेन है वो क्या है? r। अब इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मान लो ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये हो गया 0, ये हो गया मान लो π/2, ये हो गया मान लो पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया मान लो 2π। ठीक है, इधर इस तरफ हो जाएगा -π/2 और एक मान लो यहाँ पे हो गया -π। अब इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? 0 से पाई ऐसे जाएगा, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, इस तरफ ग्राफ कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा? इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब अगर हम देखें यहां पे, अगर मैं इसको दो सेट में मतलब डोमेन और रेंज के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, अगर मैं डोमेन और रेंज के फॉर्म में लिखना चाहूं, एक सेट मान लो मेरा ए होगा जो कि एंगल वाला होगा, मतलब जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। मतलब यहां पे मैं क्या ले रहा हूं? y इज इक्वल टू क्या है, या फंक्शन जो है हमारा क्या है? fx इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन है ना, fx इक्वल टू y होता है, तो fx इक्वल टू मैंने साइन एक्स लिया हुआ है। अब x के जगह पे मुझे वैल्यूज पुट करने हैं, तो मुझे fx का और एक वैल्यू मिलेगा, तो मैं a एक सेट लेता हूं a, और यहाँ पे b एक सेट लेता हूं। अब हमें पता है जो साइन का वैल्यू है, साइन एक्स का जो वैल्यू है उसका वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में रहेगा, उसके बाहर तो ऊपर तो नहीं जा सकता। तो इधर मैं वैल्यू पुट करता हूं -1 और 1, ये वाला हमारा रेंज होता है ना। अगर दो सेट हम लिखते हैं, ये वाला जो साइड में मैं लिख रहा हूं ये वाला हमारा रेंज होता है, ये हमारा डोमेन होता है, याद होगा रिलेशन फंक्शन में। तो -1 ये हो गया 1 और ये मान लो 0, राइट। अब यहाँ पे मैं ये जो एंगल्स लिखे हुए हैं ना, मैं इन एंगल्स को लिखता हूं। मान लो यहाँ पे 0, फिर -π/2, फिर पाई, और यहाँ पे हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा 3π/2, फिर हो जाएगा मान लो 2π। अब अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा क्या है? साइन फंक्शन, साइन एक्स है। अब अगर मैं x के जगह पे यहाँ पे पाई पुट करता हूं, x के जगह पे पाई पुट करता हूं, तो एक साइन पाई, साइन 180 मेरा कितना होता है? साइन 180 कितना होता है? या -π भी अगर पुट करें तो साइन माइनस थीटा, या साइन 180 हमारा कितना होता है? 0 होता है ना। साइन पचार कुह साइन 180 0 ना। हाँ, तो साइन पाई এটা আসিগলা 0, ঠিক আছে। साइन -π/2 ର ভ্যালু কেতে হবো?
ରେଡ୍ पेन କରୁଛି ବୁଝି ଆସିବ। sin पाई एटार वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू हो गया 0। sin माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होगा? -1 होगा या नहीं होगा? होगा। sin 0 का वैल्यू कितना होगा? sin 0 का वैल्यू 0। अब sin पाई बाय 2 का वैल्यू 1। sin 90 1 होता है ना। sin पाई का वैल्यू sin 180 0, ये हो गया। sin 3 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे देखें तो क्या ये हमारा यहां पे अगर आप देखो तो क्या ये 1-1 फंक्शन हो रहा है? 1-1 फंक्शन के लिए हमारा कंडीशन क्या था? अभी बोला था 1-1 फंक्शन के लिए fx1 शुड बी इक्वल टू fx2, ये होना चाहिए, which implies that x1 शुड बी इक्वल टू x2, ये होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं पुट करूं साइन ऑफ, यहां पे पुट करता हूं क्या? साइन ऑफ अगर मैं पुट करूं कितना? साइन ऑफ 0 अगर x1 के जगह पे मैं 0 पुट करता हूं और साइन ऑफ पाई ये पुट करता हूं, क्योंकि साइन ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? 0 और साइन पाई का वैल्यू कितना है? 0। ये तो इसका वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन क्या 0 इज इक्वल टू पाई होता है? 0 इज नॉट इक्वल टू पाई, ये होता है या नहीं होता? तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो फंक्शन है ये 1-1 फंक्शन तो नहीं है, 1-1 फंक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या ये ऑन टू फंक्शन है? वो चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन में क्या बोलता है? इसके हर बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि कर रहा है। तो मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो साइन फंक्शन है ना, साइन फंक्शन हमारा एक ऑन टू फंक्शन तो जरूर है, लेकिन हमारा 1-1 फंक्शन वो नहीं है। अब अगर 1-1 फंक्शन नहीं है तो वो तो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन तो नहीं हुआ। अब अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं हुआ तो उसका इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा? उसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है या नहीं सुप्रिया? बुझे अच्छी? तो अगर अब क्वेश्चन ये है कि ये तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो इसका इनवर्स कहां से एग्जिस्ट कर रहा है? हमारे पास एक चैप्टर पूरा उठ के आ गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या करें? तो लोचा हो गया। तो अगर आप यहां पे देखो, इसको ध्यान से देखें। अब इसको अगर हम देखें यहां पे इसका जो वैल्यू है ये 1-1 है नहीं, लेकिन हम इसको 1-1 बना सकते हैं। तो इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सारे फंक्शंस को पहले बाइजेक्टिव बनाने होंगे। बाइजेक्टिव बनाने के बाद उसका हम इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो ये तो समझ में आ गया कि इसको बाइजेक्टिव बनाना है। अब अगर बाइजेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएं? अब जरा ध्यान से देखना, मैं जो बनाने वाला हूं यहां पे ध्यान से देखना। अगर यहां पे हम ग्राफिकली देखें, चाहे आप ये वाला पॉइंट मान लो, x का ये वाला पॉइंट ले लो, मान लो ये वाला मैं एक पॉइंट लेता हूं x1 और ये वाला एक पॉइंट लेता हूं x2। ठीक है, अगर इन दोनों का वैल्यू मैं चेक करूं तो क्या इन दोनों का वैल्यू साइन फंक्शन में एक नहीं है? इन y एक्सिस एक है या नहीं है? लेकिन अगर मैं इसके जो डोमेन, इसका जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूं, उसको कैसे क्या कर दूं? उसको अगर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो क्या हम इसको 1-1 फंक्शन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? देखते हैं। तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसका जो रेंज है ना, सॉरी, इसका जो डोमेन है
मैं इसको यहां से लेके यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं। मतलब जब भी मैं इनवर्स फंक्शन निकालूंगा उसका जो रेंज होगा, सॉरी उसका जो डोमेन होगा वो कहां से कहां होगा, वो -π/2 से लेके π/2 होगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा अलग से ग्राफ करके दिखाता हूं, मान लो ये आपका ग्राफ है जो कि मैंने ये लिया, ये हो गया -π/2 और ये हो गया आपका -π/2। ग्राफ हमारा कैसे जा रहा था, ऐसा जा रहा था कुछ, मैंने उसको इधर से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इस वैल्यू से इस वैल्यू। अब अगर हम ग्राफ का ये वाला पार्ट देखें, आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो x का सॉरी x का कोई भी पॉइंट ले लो, आपको वैल्यूज रिपीट नहीं मिलेंगे। देखो जैसे यहाँ पे रिपीट मिल रहा था, जीरो हो रहा था सिर्फ, जैसे यहाँ पे जीरो, साइन जीरो का वैल्यू भी जीरो, साइन पाई का वैल्यू भी जीरो, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को देखें, ग्राफ के इस वाले पार्ट को सिर्फ अगर देखें, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन का वैल्यू हमारा रिपीट नहीं हो रहा। अब रिपीट अगर नहीं हो रहा तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एट दिस इंटरवल, मतलब साइन फंक्शन एट दिस इंटरवल, ये क्या हो सकता है, ये 1 1 हो सकता है। तो अगर कुल मिला के हम बात करें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब हम उसका जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे। उसका जो डोमेन का वैल्यू, पहले डोमेन क्या था हमारा r था, लेकिन अब मैं इसको अगर जब r था ना तब वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूं -π/2 से लेके π/2 तक, देन ये जो साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, खुद ही देख लो, कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वैल्यू अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं, ये और ये वाला पॉइंट लूं, इनका वैल्यू अलग अलग है, तो x का वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो फंक्शन fx1 और fx2, अब देखो यहां से ऊपर, यहां से नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लो यहाँ पे 0.5 हो रहा है और यहाँ पे भी 0.5 हो रहा है, तो साइन का इस वाले पार्ट और साइन का इस वाले पार्ट की वजह से जो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगे, तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा जब हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब रेस्ट्रिक्शन जब लगाया गया, चलो रेस्ट्रिक्शन तो सर आपने लगा दिया, अब इसका इनवर्स निकालते हैं। रिस्ट्रिक्शन तो लगा दिए, अब इसका इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स कैसे निकालें, इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा, इनवर्स के लिए कंडीशन क्या था, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, अब उसका डेफिनेशन में लिख देता हूं इनवर्स के लिए। इफ f of x tends to y, अगर ये हो f of x tends to y such that fx is equal to y, or and f is a बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर f हमारा क्या है, देन बाइजेक्टिव फंक्शन, देन g of then there exists g of y which tends to x, मतलब g of y is equal to x, where g of y ये हमारा इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन था जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अब इस डेफिनेशन को यूज करके हम इसका इनवर्स निकालेंगे, साइन x का इनवर्स निकालेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस साइन x का इनवर्स निकालना है। तो साइन x का इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, साइन x इक्वल टू वाई, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। sin
साइन एक्स इक्वल टू वाई पुट करना होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई था यहाँ पे, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई मैंने क्या किया, साइन एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दिया। अब साइन एक्स इक्वल टू वाई पुट करने के बाद हमने क्या देखा, साइन एक्स को जो हम साइन उसका साइन उसको हम कहां से कहां रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, हम माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो साइन ऑफ साइन सच दैट ये कब हो सकता है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक विथ ए क्लोज इंटरवल टेंड्स टू कहां से कहां वैल्यू होगा, वैल्यू होगा -1 से लेके 1 तक, क्योंकि रेंज तो उतना ही है ना, -1 हाईएस्ट तो -1 ही जा सकता है, सॉरी हाईएस्ट 1 और इधर नीचे की तरफ -1 यही तो जा सकता है, और क्या और कोई तो नहीं जाएगा। तो साइन अब देखो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अब ये फंक्शन हमारा हो गया बाइजेक्टिव, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका जो रेंज था साइन इनवर्स के लिए, साइन का जो रेंज था साइन इनवर्स के लिए क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और साइन का जो डोमेन था वो साइन इनवर्स के लिए रेंज बन जाएगा। तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा, -1 से लेके 1 टेंड्स टू -पाई बाय 2 से लेके पाई बाय, ये हमारा आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डोमेन और रेंज आ गया। अब देखो मैं तो आप लोगों को डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता के, ये जो टेबल है बेसिकली जो एनसीईआरटी देखोगे या कोई भी बुक देखोगे ना, बस टेबल लिख दिया है फिर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मैंने इतना डिटेल में आपको क्यों बताया, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे कि अगर जो कॉन्सेप्ट है हमने कैसे किया वो अगर समझ नहीं आएगा तो हम क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ना, थोड़ा सा बदलाव कर दिया क्वेश्चन में, तो बैंड बज जाएगी। तो कॉन्सेप्ट को समझो। तो जैसे मैंने साइन के लिए निकाला वैसे ही हम कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं, वैसे ही हम कॉट के लिए भी निकाल सकते हैं, वैसे ही हम टैन के लिए भी निकाल सकते हैं। हर के लिए हम साइन इनवर्स, जैसे इधर साइन इनवर्स का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं डोमेन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेंज या प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज ये बोला जाता है। तो ये बस हमें बस यही टेबल में चाहिए, हमें बस ये टेबल हमारे दिमाग में होना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उससे ज्यादा कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कैसे निकाला गया वो दिमाग में होना बहुत बहुत जरूरी है। तो दिमाग में इसको रखना, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाला, उसको मैं टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको लिख लो और दिमाग में छाप देना। वही चाहिए हमें इनवर्स के फंक्शन के लिए या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, हमें वही चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए कि हमारा जो डोमेन है, सॉरी डोमेन बोल रहा हूं, हमारा जो डोमेन है और जो रेंज है वो क्या होगा फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। इन इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन हमारा है वो है -1 से लेके 1, और इसका जो रेंज है वो है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो भी वही है -1 से लेके 1 तक, लेकिन जो रेंज है वो है 0 से लेके पाई तक विथ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। टैन इनवर्स का जो रेंज है वो है रियल नंबर r, लेकिन उसका जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके π/2, और जो कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो है r, और उसका जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल ऑफ 0, π,
ठीक है। और सेक इनवर्स का जो डोमेन है वो है r माइनस -1, और उसका जो रेंज होगा वो होगा क्लोज इंटरवल ऑफ इसका सेक, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 पाई माइनस सिर्फ π/2, सिर्फ π/2 इसके रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और जो कोसेक है उसका डोमेन होगा r माइनस ऑफ -1, और जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से लेके π/2, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा, बस 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। हमें बस एक ये टेबल अगर हमारे दिमाग में रह जाए, और 2-3 प्रॉपर्टी हैं जो कि हमें चाहिए, 2-3 प्रॉपर्टी जो हमें चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस, वो हमारे दिमाग में होने चाहिए टू सॉल्व इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं बस आपको ये टेबल बताया और कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, उसके बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।